इतनी बड़ी जीत हुई आपकी, यहाँ पर सरकार अपना विस्तार कर रही है, तो आपका क्या लगता है कि मंत्री बनना तय मालूम है रामवीर सिंह को? मंत्री पद मिलेगा तो उससे और अच्छी करूँगा, लेकिन सेवा भाव से है। लेकिन जो निर्णय फिर भी हमारी प्रदेश और केंद्र सरकार ने दी उसका पालन। आपने इतनी बड़ी जीत दर्ज की है, लेकिन आपके लोकसभा क्षेत्र जो आपका लोकसभा संभल है वो तो जल रहा है, वहाँ मुस्लिम ही परेशान जल है। नहीं रहा है, मुस्लिम ही परेशान आपको है। जानकारी नहीं है। मुस्लिम परेशान अब नहीं है, वो लोकल स्तर पे आपको जानकारी। तो मुस्लिम को किसने परेशान किया? सर्वे कहाँ हो रहा है वो दूरी देखिए। सर्वे के आप पक्ष में हैं? सर्वे के आप पक्ष में हैं? इस तरह के ये तो सर्वे कोर्ट होने का चाहिए। निर्णय है। मेरे पक्ष में होने से और विपक्ष में होने से कुछ नहीं होगा, ये कोर्ट का निर्णय है। इसमें मैं बता दूं आपको, जिन्होंने वो दावा किया और कोर्ट से जो आदेश प्राप्त किया वो मेरी विधानसभा पुनर्गी के ग्राम कटिदारी करेंगे। इसको आपको क्या लगता है कि ये सपा के कौन से लोग इसको करा रहे हैं? अब मैं बता रहा हूँ, जो हमारे यहाँ प्रत्याशी थे सपा के दीनदयाल विधायक थे, उनका संबंध दावा करने वाले के सगे बड़े भाई से, जो इस समय करीब 22 मुकदमों के अंदर हुए। ये बड़ा खुलासा कर रहे हैं आप हमारे हाँ, बड़ा ही कर रहा हूँ मैं, अपने होशो आवास में कर रहा हूँ। सर्वे कहाँ हो रहा है, पथराव कहाँ चल रहा है, और लोग कहाँ मर रहे हैं, और पुलिस कहाँ खड़ी है, इन सबको जब बारीकी से देखोगे तब समझ में आएगा क्या होगा। नमस्कार, मैं हूं गौतम सिंह, और क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं और उत्तर प्रदेश एक ऐसा स्थान है जहां के चाहे गांव की चाय की दुकान हो, ये सब चलते फिरते राजनीतिक पुस्तकालय हैं, और आप देखेंगे कि यहाँ पे ढेर सारे राजनीतिक विश्लेषक जो है वो गांव में भी मिल जाते हैं, चाहे वो चाय की दुकान हो, चाहे किसी भी टपरी पर, हर जगह पे मिल जाते हैं। और वो जो है ऐसा राजनीतिक सर्जरी करते हैं कि मतलब समझ में आता है कि हाँ नहीं, यहाँ से हम अपने आंकड़े ले सकते हैं। लेकिन ऐसे में चाहे अब की बार जो उपचुनाव हुए, इस उपचुनाव में एक सीट ऐसी रही जहाँ पर चाहे गंवई समीक्षक हो और चाहे दिग्गज राजनीतिक लोग रहे हों, जो विश्लेषक टीवी चैनल्स पे आते हैं, वो अब की बार अचंभित रह गए, दंग रह गए। जी हाँ, आप सही समझ रहे हैं, मैं बात कर रहा हूँ कुदरकी विधानसभा सीट की, और हमारे साथ हैं कुदरकी विधानसभा सीट के वर्तमान विधायक रामवीर सिंह जी। और मेरा सबसे पहला सवाल रहेगा आपसे कि जो कुदरकी विधानसभा सीट है, जब आप उसके प्रत्याशी बनाए गए तो 65% आबादी वाला, जो 65% आबादी है, मुस्लिम आबादी है वहाँ पर, तो ऐसी सीट पर भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार होना वो राजनीतिक सुसाइड माना जाता है। तो इसको आप कैसे, आपकी प्रतिक्रिया क्या रही इस पर? देखिए भैया, मैं 2007 में चुनाव लड़ा। उस समय मुरादाबाद देहात विधानसभा हुआ करती थी जी। तो मुझे 47,000 वोट मिले लगभग, और मैं बहुत थोड़े वोटों से चुनाव हार गया। उसके बाद में 2008 में प्रसीमन हुआ, 9 में फिर ये नई विधानसभा बढ़ गई, बन गई कुंदरकी, और कुंदरकी का ब्लॉक 70%, मुरादाबाद का ब्लॉक, मुंडा पांडे का ब्लॉक जो है 95%, और कुंदरकी नगर पंचायत और 2 आंशिक ब्लॉक 4-4 ग्राम पंचायतों के, मुरादाबाद सदर और भगतपुर ब्लॉक मिलकर ये कुंदरकी विधानसभा बनी। तो लोकसभा 19 का 2009 का चुनाव हुआ, और लोकसभा में इस सीट से 19,000 वोट मिला जी। फिर मैंने देखा कि भी बहुत अंतर हो गया, मुझे 47 मिला, वो 19 हो गया जी। 9 में मैं पूरी ताकत से लगा और मैंने टिकट मांगा, तो टिकट भी फिर मुझे पार्टी ने फिर यकीन किया और नेतृत्व ने मुझ पर यकीन किया, और फिर मैं चुनाव लड़ा। तो 2012 में इस सीट पे मैं 65,000 पे पहुंचा जी। और 65,000 पे पहुंचने के बाद यानी 19,000 9 में और 65,000 कितना परसेंटेज बढ़ा। जी। फिर लोकसभा का चुनाव हुआ, आदरणीय
परम श्रद्धेय मोदी जी के समय में 14 में तो जी। बहुत बड़ी लहर थी देश में। जी। अगर आप देश के आंकड़े उठाएंगे, आप तो देश और विदेश सब कुछ देख रहे हैं, तो 14 में 62,129 वोट मिला। जी। लगभग 2,500-3 हज़ार वोट कम मिला। ऐसी विधानसभा एक थी पूरे भारत में जहां 12 में ज़्यादा और 14 में कम मिला। ये पहली विधानसभा। जी। खैर मैं चुनाव फिर हार गया, जी। और उसके बाद फिर मैंने और मेहनत की, जी। और ये देखते हुए कि इतनी बड़ी लहर में भी वोट नहीं बढ़ पाया, तो और ज़्यादा मेहनत की, और मैंने कि बगैर मुस्लिम्स के अब इस विधानसभा को जीतना आसान नहीं है। मेरे कई सारे मित्र हैं जो बहुत बड़े आदमी तो नहीं है, लेकिन दिल के बहुत बड़े हैं। जी। तो मैंने मुस्लिम समाज में सीखा कि ज़कात, जमात और फितरा, जब से इस्लाम की स्थापना हुई जी। तब से इनकी बढ़ोतरी लगातार हो रही है। जी। जमात भी ज़्यादा निकल रही हैं, और ज़कात जो मस्जिद के सराउंडिंग आबादी होती है वो 2.5% उनके मजहब में है कि अपनी आमदनी की जो कुल बचत होगी साल में, वो 2.5% पैसा बगैर मांगे मस्जिद में पहुंचाएगा, हाँ। तभी उसकी नमाज अदा कबूल हाँ, होगी। वो कहते हैं कि मतलब ये चाहे वो दान किया जाए जो हमारे तभी हिंदू धर्म उनका में, जो है उतना परसेंट दान होना चाहिए। 2.5%। 2.5%। और फितरा ये होती है कि एक घर में ईद की नमाज अदा करने से पहले अगर वो ईद की नमाज अदा करने जाएगा, तो उसे अपने घर में अगर 5 मेंबर हैं और चाहे वो एक ही दिन का बच्चा है, 5 घंटे का भी है, जन्म लिया है, तो हर व्यक्ति के 5 किलो गेहूँ की राशि जो उस समय बनती है, यानी गेहूँ 20 रुपए किलो है, और 5 लोगों का जो है 20-2500 हो गया, तो वो उतनी राशि जो है वो देगा, और तब उसके बाद ईद की नमाज अदा करेगा, और फिर उसकी ये लगेगा कि हाँ ईद की नमाज कबूल हो गई है। तो ये बहुत बड़ा। जी। जी। तो मैं अपने उन मित्रों में बैठा और मैंने कहा भाई हमारे यहाँ भी एक व्यवस्था है, महर्षि स्वामी दयानंद ने, और उससे भी पहले जो है एक व्यवस्था है कि हम लोग सनातनी लोग 10% पैसा बचत का, अगर आपकी आमदनी 1 करोड़ है जी। और जी। सब खर्चे वर्चे निकाल के परिवार के घर के, और बैंक बैलेंस आपका 10 लाख रह जाता है, जी। जी। तो 10 लाख में आपको जो है 1 लाख रुपए धर्म के, समाज के काम पे बिल्कुल खर्च करना, धार्मिक और सामाजिक जी क्षेत्र में काम करना। लेकिन ना आप कर रहे, ना मैं कर रहा, ना भारत में कोई 10% पैसा कोई और कोई कर रहा। एक रतन टाटा जी थे जिनका मैं नाम सुनता था जी, कि वो अपनी जो है इनकम का बहुत सारा पैसा हाँ, वो समाज पर टाटा सबसे नैतिक कंपनी भी मानी गई, सबसे एथिकल कंपनी मानी गई। उसके अलावा मैंने, आपको तो जानकारी होगी, लेकिन मेरी जो अल्पज्ञानी हूँ मैं, जो विवेक और बुद्धि है, उसके हिसाब से कह रहा हूँ कि मैंने कहीं सुना नहीं। तो मैंने अपने मित्रों से ये चर्चा की कि भाई हमें भी कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो मेरी तो हैसियत जो है कम थी जी, 10 लाख रुपए की कुल बचत मुश्किल से होती थी, तो 1 लाख रुपए मुझे खर्च करने थे जी, लेकिन उनकी बचत करोड़ों में होती थी जी, तो उन्होंने जो है अपनी बचत की हैसियत से जो 10% पैसा खर्च करते थे वो 20% खर्च किया। और मुझे जो है 14 के चुनाव के बाद 15, 16 और 17 तक जी, 10,000 सिलाई मशीनें दी उन्होंने अपनी कंपनी से खरीद के, जी, और 10,000 ठेले दिए नौजवानों के लिए। तो मैंने एक क्राइटेरिया बना दिया कि जो 20 से ऊपर और 50 से नीचे है, उस युवा बेरोजगार जो हिंदू हो या मुस्लिम हो, उसे मैं ठेला दूंगा। ओके, तो कार्यकर्ता ने अपने तेल अपने पानी से मोटरसाइकिल चला के अपना समय देकर चयन किया गाँव। जी, जी, और जब हमने उन्हें बुला के और ठेले दिए तो जो मंच, माइक, कुर्सी और भोजन का जो खर्चा था वो मैंने किया, जी, और जो सामान आया वो उनके पीछे आया। तो उनके लोग पीछे खड़े हो जाते थे कंपनी के, और मैं ही प्रेजेंटेशन करता था। तो ऐसा ही काम हमने ठेले देने में किया, जी, और ऐसा ही काम हमने 10,000 क्राइटेरिया बनाया कि जो विधवा स्त्री होगी, अंडर 50 साल से नीचे होगी और विधवा होगी, और या जो बगैर पिता के बच्ची है, जिसके पिता का देहांत हो गया या इंतकाल हो गया, उन बच्चियों का हमने सिलेक्शन कराया अपने कार्यकर्ताओं से, क्राइटेरिया बना दिया, और उन 10,000 मशीनें ऐसी महिलाओं को और बेटियों को, बहनों को हमने दी। क्योंकि उसमें
हर आदमी की इच्छा ये है कि यार 4,500 की मशीन फ्री में मुझे भी मिल जाए। चाहे अरबपति आदमी है गाँव में, लेकिन उसकी इच्छा 4,500 की वही ले लो। उपहार सबको चाहे वो धूल खाती रहे घर में, लेकिन इच्छा तो हमने एक सिस्टम बनाया, उससे आगे नहीं दिया। उसके बाद फिर हमने 1500 भैंसें दी, उसका भी एक क्राइटेरिया बनाया जी। और वो ये बनाया कि भाई विधवा स्त्री हो, 15 साल से छोटे बच्चे हों, 5 बीघा ज़मीन हो और घर में 2 कमरे हों, एक कमरे में भैंस और भूस डाल ले और 5 बीघे ज़मीन में 2.5 में अपने खाने के लिए गेहूँ और चावल कर ले, धान कर ले और चारा आधी ज़मीन में भैंस के लिए चारा कर ले और उसे बेच के, जब पति नहीं है तो उसे बेच के और अपना और अपने बच्चों का पालन पोषण करे। तो ये भी हमने सब जातियों में, सब वर्गों में, धर्मों में दिया। ये जितना भी सामान था सब में दिया। इसके अलावा हमारी सरकार, योगी जी की सरकार आने से पहले उत्तर प्रदेश में लाइट केवल 5 जिलों में आरक्षित थी, रामपुर, लखनऊ, इलाहाबाद, मैनपुरी, इटावा, और उसके अलावा लाइट ही नहीं थी कहीं। तो लाइट आती नहीं थी तो जो छोटे घर थे 100 गज के, 150 गज के, 50 घर के, उनमें हमने सौर ऊर्जाएं दी जी, कि गरीब लोगों को चयन करा कि जिसका घर 100 गज का है, गरीब आदमी का ही होगा 100 गज का, 50 गज का, 60 तो गज का। ये सब आप जकात के ही पैसे से और अपना जो एक आपका 10% जो आपका अपने विचार थे ये उससे कर रहे थे? इष्ट मित्रों के पैसे से कर रहा था ये सभी कुछ ऐसा करते जा रहे जब उनका मैंने मन बनाया पहले कि भाई जकात जमात फितरा है और हमारे यहाँ रूल था लेकिन कोई फॉलो नहीं कर रहा है रतन टाटा के अलावा जी, तो उनके मन बिल्कुल लगा उन्हें और उन्होंने वो काम शुरू कर दिया और सामान भेजना शुरू कर दिया जी, क्योंकि मैं पैसे को मैंने नहीं लिया और मेरे पास भी जो श्रद्धा थी वो मैंने भी खर्च किया। जी 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 जी। तो ये काम जो है, मैं फिर चुनाव लड़ा तो फिर मुझे 99,840 लगभग 1 लाख वोट मिला जी, और मैं जी, तीसरा चुनाव इस कुनरकी से फिर हार गया जी। हाँ, तो पार्टी ने मुझे कैंडिडेट बनाया। इस बार वजह क्या रहती थी? जैसे जब आपके पास ये वोट बैंक इतना आता था, इतना वोट, इतने लोग आपको चाहने वाले थे, तो उसमें हारने की वजह क्या बनती थी? हारने की वजह ये बनती थी, मैं आपको बता दूं, मैंने 2007 में जब चुनाव लड़ा, मैं वहाँ से 30 साल से लगातार ब्लॉक प्रमुख, मैं, मेरी पत्नी या मेरे सहयोगी मित्र रहते हैं, रिजर्वेशन SC/BC का होता है जी, और 30 साल से जिला पंचायत में या मेरी पत्नी या मेरे सहयोगी रिजर्वेशन में रहते हैं जी। तो 2 चुनाव ये हम हमेशा जीतते आ रहे हैं जी। तो वहाँ पे रिश्ते बन गए हमारे मुस्लिमों से और वो आते थे, BDC मेंबर रुकते थे, उनके रिश्तेदार मित्रगण, तो हम उनकी बहुत खातिर नवाबदारी करते थे जी, जी। तो मैं 2007 में चुनाव लड़ा तो मैं ये समझता था कि मैं 10,000 मुसलमान, वैसे तो मुसलमान मुझे सब जानते थे जी, और मैं भी लाखों को जानता था, लेकिन मैंने कहा 10,000 मुसलमान BJP पे वोट डलवाऊंगा। तो मैंने 10,000 मुसलमानों की पूरा प्रयास किया तो 10,000 में एक वहाँ नारा चल गया लोकल स्तर पे कि रामबीर जीत गया तो रोटी पे रख के बोटी नहीं खाने देगा और चीले उड़नी बंद कर देगा और वो पलट गया मामला और मुझे 2500 वोट मिले मुस्लिमों के। जी, जब जी। मैं हारने के बाद उनमें गया तो वो बहुत शर्माए और घरों में से नहीं निकल रहे थे, मैंने निकाला। जी। मैंने यार तुम मेरे मित्र हो, तुमने वोट नहीं दिया, कोई बात नहीं है, शर्माओ मत, जी। जो गलती हो गई। अरे बोले भाई साहब ये नारा चल गया और इस नारे से दिमाग। जी, जी, तो जी। मैंने एक बार सोचती तो कि मैं अगर MLA बन गया तो कौन घर में अंदर रोटी पे रख के बोटी खा रहा है ये देखूंगा, जी, जी। या चीलों के पीछे भागा भागा फिरूंगा कि ये चील उड़ रही है। जी, तो उनका दिमाग खुला, बोले यार गलती हो गई जी, जी। और आप गलत हार गए। फिर मैं 12 में उन्होंने मैंने इंतजाम किया 20,000 का कि 20,000 मुझे मुसलमान मिलेगा तभी मैं जीत पाऊंगा, लेकिन फिर मुझे मुसलमान मिला 5,000। परिचय लाखों लोगों में था जी, जी। लेकिन वोट मिला 5,000। जी, जी। उसके बाद आप कहोगे कि भाई 5,000 और 2,500 कैसे मिल गया? उसका ये प्रमाण है कि 7 से के बाद 9 में कम हो गया लोकसभा में और 12 के बाद फिर 14 में लोकसभा में कम हुआ, एक ही सीट, और 14 के बाद फिर मैंने 38,000 वोट बढ़ाया और 1 लाख पे पहुंचा 17 में। उत्तर प्रदेश में एक भी कॉन्स्टिट्यूंसी ऐसी नहीं है जो माननीय मोदी जी की लहर में वोट मिला 5,000 10,000 जो वोट मिला था उससे लोकसभा में उससे 5 या 10,000 ऊपर नीचे मिलके और 17 में वोट मिला और लोग जीत गए 325। लेकिन 38,000 वोट उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी विधानसभा साहिबाबाद, नंबर 2 पे नोएडा, नंबर 3 पे दादरी। यहाँ भी परसेंटेज वाइज अगर 14 का रिजल्ट आप निकालेंगे तो 17 में परसेंटेज वाइज इतना वोट नहीं बढ़ा जी, अनुपात। मैं समझ, ठीक है जी। तो ये भी एक उदाहरण था। जी।
लेकिन मैंने वहाँ में मुझे वोट मिला, मैंने कोशिश की 50,000 मिले लूँगा जी, तो जीत जी, पाऊँगा। जी। तो फिर मुझे वोट मिला 25,000 और मैं हार गया। अब आप कहोगे कि यार 25,000 की आपने गणना कैसे कर दी, ये प्रश्न है ना आप लोगों का, और बहुत सारे लोगों का, राजनीतिक लोगों का भी है। तो वो गणना इस बात से मैं आपको बता सकता हूँ कि जब मैं 17 में चुनाव लड़ा और उसके बाद 19 लोकसभा हुआ, तो इस सीट पे उस समय और ज़्यादा लहर बढ़ गई माननीय मोदी जी की, और सब लोग, पूरा देश और पूरा दुनिया मोदी में हो गया। तो फिर उस सीट पर 87,000 वोट मिला, 13,000 घट गया। 13,000 जब घटा, जब 10,000 वोट मैंने मुस्लिम डलवा दिए मोदी जी के नाम पे, उस समय योगी जी के नाम पे, उनकी योजनाओं के नाम पे, और अपने प्रभाव से और अपने संबंधों के आधार पर, तब 87 में पहुंचे। अन्यथा हिंदू के आधार पर लड़ते तो 77 आते। तो हम ये मान लें कि ये जो ताना बाना है ये आप 2007 से ही बुनते चले आए हैं, जिसका परिणाम आज 2007 से नहीं, 1995 से। 1995 से आप इस तरह से करते आए हैं, क्योंकि सपा तो कह रही है कि भाई ये तो सत्ता का चुनाव होता है और उसके कारण हुआ है, लेकिन इसके पीछे बहुत बड़ी पटकथा आपने बहुत पहले लिख दी थी इसकी कि किस तरह से ये वोट आ सकते हैं। नहीं है, जब सपा की सरकार आई थी 12 में और मैं हारा था और रिजवान जो इस समय प्रत्याशी थे वो जीते थे, तो उन्होंने 1800-2200 मुकदमे पर थाने में लिखवाए, और वो मुसलमान मुद्दे उसमें 5% हिंदुओं पर मुकदमे लिखे गए। बाकी मेरा इतना जलजला था कि सपा सरकार की, उसके विधायक की हिम्मत नहीं होती थी कि वो हिंदू की तरफ को आंख उठा के भी देख ले, और उन्होंने मुझ पे 7 मुकदमे लगवाए। मैंने आंदोलन किए तहसील में, थाने में, जिले पे और ब्लॉक में, भ्रष्टाचार के खिलाफ में बोला, और वो जितने भी मुकदमे लगे 1800, उनमें से अगर 100 मुकदमे निकाल दो तो 1700 मुस्लिम ने मुस्लिम पे लिखवाए। और क्यों लिखवाए, जरा सी भी हुंक तांक हो गई ना, 100-700 लेकर जो मुकदमा था हुंक तांक का, वो 307 में करा दिया। तो 307 जो वादी पक्ष था उसने मजा चखाने के लिए कि इसे मैं मजा चखाता हूँ, उसने विधायक को पैसे भर दिए और उसने 307 का मुकदमा लिखवा दिया। लेकिन विधायक जी, मेरा एक सवाल अभी भी उसी तरह से है कि ये बटेंगे कटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, इन नारों से कैसे सामंजस्य बना पाए उन लोगों से? मैं आपको बता रहा हूँ, थोड़ी मेरी 2 मिनट की बात सुनिए। जी 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 जी। तो आज वो रेशियो जो 1800-2200 था, 7 थाने पड़ते हैं, मैनाठेर, कुंदरकी, पागवड़ा, कटघर, मुंडा पांडे, भगतपुर और भोजपुर, इन 7 थानों से घिरी हुई विधानसभा है, 2 तहसीलों से है और 4 ब्लॉकों से। तो अब सरकार में क्या हुआ हमारी, उस समय ग्रुप बना दिए थे गांव-गांव उन मुस्लिम लीडरों ने, बसपा से पहले, उससे पहले मंत्री रहे थे बसपा से, और फिर वो विधायक बन गए। तो ग्रुप थे कि भाई ये हाजी अकबर का ग्रुप मंत्री जी का और ये हाजी रिजवान का, लेकिन तीसरा ग्रुप मेरा बनता रहा हर गांव में। तो मैंने कहा मैं भी ग्रुप बना दूंगा अपना, और मैंने जो पीड़ित पक्ष था उसके साथ दिया थाने में और उसे बिठाया, उसके घर से, वो चाहे किसी जाति का हो, चाहे मुस्लिम है, नहीं, हिंदू में तो प्रॉब्लम थी नहीं। हिंदू में प्रॉब्लम, मैंने तो मुसलमानों में काम किया, जब मुसलमान के खिलाफ रहा तो मैंने साथ दिया और उनकी बीवी बच्चों को बुला के मिलवाया और हवाला से निकलवा के बाहर बिठाया, घर से खाना भिजवा दिया, और थोड़ी सी पैरोकारी, मेरा चैम्बर रहता है, मैंने LLB किया है, MA LLB, तो चैम्बर है कचहरी में, मैंने वहाँ पे एक टाइपिस्ट और एक वकील बैठा दिया, और वो थोड़े से पैसे लेके काम कर देता था, बहुत मामूली पैसों पे, अपना खर्चा। ये क्रम चलता रहा। हमारी जब सरकार बनी 7 से 22, तो उसमें मुकदमे धीरे धीरे कम होने लगे। अब कम क्यों हुए? हमने ग्रुपबाजी करनी बंद कर दी, हमने झगड़े कराने बंद कर दिए, हमने पैसे लेने का कोई मतलब नहीं, उन्होंने पैसे लिए, भ्रष्टाचार किया। उनकी सरकार में वो राशन डीलर जो है नहीं राशन बंटता था, हमारी सरकार में राशन बंटने लगा। उसके बाद हम उनकी सरकार में जो प्राइमरी बच्चों को पैसा जाता था 1000 रुपये, वो 800 खा जाते थे, 200 रुपये केवल बच्चे को सामान मिलता था। योगी जी ने आज 1000 के 1200 करके बच्चे की माँ के खाते में कर दिए, बाप के भी नहीं करे, ना अब्बा के करे और ना पिता के करे, माँ के कर दिए। क्योंकि अब्बा अगर 1200 रुपये बैंक से निकाल के लाता और पता चलता बकर कसा बैठा बकरा काट रहा तो 2 किलो ले आता, हड्डियाँ गर्म कर लेता, और हिंदू अगर लाता और देखता ठेका है तो 2 पौवे डाल दे। तो उन्होंने माँ के खाते में दिए। ये मुद्दा हमने पब्लिक में कहा कि देखो कितना सुधार बीजेपी की गवर्नमेंट में हुआ। तो उसके बाद क्या हुआ कि उन मुद्दों पर बाद में मैंने 22 में तैयारी की,
17 से 22 के बीच, 22 और बहुत काम किया। और मेरा ये टारगेट था कि अब के मैं 1.25 तक पहुंचूंगा, 25,000 मुझे और बढ़ाना, और मैं मुस्लिमों को जोड़ता रहा और काम करता रहा। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें रही कि फिर मुझे प्रत्याशी नहीं बनाया, क्योंकि मैं 3 बार हार चुका था। तो पार्टी ने सोचा भाई नया चेहरा दे दो, तो मैंने सह स्वीकार कर लिया और मैंने उसे लड़ाया। तो उसे लड़ाया तो 82,000 वोट मिले, 4,000 उसमें भी मुसलमान थे, नहीं तो 78 मिलते हिंदू होते। और अब जब 24 में चुनाव हुआ लोकसभा में, तो 86 रह गए, तो 14,000 घटे। तो मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि 17 में 1 और 19, 24 और 22 में 15 से 18,000 कम हुए। इसका मतलब आंकड़ा मैं मुस्लिमों को ले रहा हूँ, बिल्कुल ठीक। ये आंकड़ा है, इसका स्पष्ट है, गूगल में पड़ा हुआ है, रिजल्ट आप देख लीजिए, कोई भी देख ले, ठीक है। तो अब क्या था कि अब सीट खाली हो गई 24 में, वो MLA 24 में, 22 में हम 43,000 से हारे थे, और 24 में हम इस विधानसभा को 57,000 से हारे थे। जब सीट खाली हो गई तो मेरा मन नहीं था, मेरा ये था कि पार्टी की गाइडलाइन होती है, जो चुनाव लड़ाए उसी को लड़ाए। अरे ठीक है, लड़ा लेने दो। मैं भैया, पार्टी ने मुझे कहाँ ही आश्वासन दिया था कि हम कुछ करेंगे, तो मैं उसी आश्वासन में बैठा रहा और मैं मिलता रहा। मैंने कभी उस आश्वासन को ये नहीं कहा कि आप मुझे अब कर दो। लेकिन पार्टी ने फिर विचार किया और पूरी फीडबैक लिया और सब कुछ काम किए, और उन्होंने जब ये देखा कि भाई मुस्लिम का टच रामवीर के साथ है, और रामवीर को अगर हम टिकट दे दें तो कुछ मुस्लिम भी मिल जाएगा, और हिंदू तो मिल ही जाएगा, और बाकी जो है कुछ मुस्लिमों को मिल जाएगा, और मिला है इसे। क्योंकि उन रिजल्ट से उन्हें भी, पार्टी को पहले तो कई लोग हंसते थे मुझ पे कि मुझे मुस्लिम मिला, तो वो हंस जाते थे, वो समझते नहीं थे कि मैंने 17 ऐसा, क्योंकि बीजेपी को मुस्लिम। लेकिन जब सब 19, 22 और 24 का रिजल्ट सामने आ गया, तो फिर जो है मुस्कुराना और हंसना बंद हो गया। फिर उन्होंने समझ लिया कि मुस्लिम मैं इसकी पैठ है। इतनी बड़ी जीत हुई आपकी कुदर की विधानसभा से, और ढेर सारे लोगों की प्रतिक्रियाएं भी आई कि मतलब वहाँ पर कैसे इतनी बड़ी जीत हो सकती है जब 65% आबादी वाला मुस्लिम क्षेत्र है। तो उसको आपने बताया कि ये लंबे समय से आपने इस पर काम किया, लेकिन अब जो हमें लगता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का अब विस्तार हो रहा है, यहाँ पर सरकार अपना विस्तार कर रही है, तो आपका क्या लगता है कि मंत्री बनना तय मालूम है रामवीर सिंह को? देखिए, ये निर्णय तो हमारे मोदी जी और योगी जी के हाथ में है, या राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष के हाथ में। वो जो हमें आज्ञा देंगे हम उसका पालन करेंगे। हमें समाज की सेवा करनी है, मंत्री पद लेके कोई बैठना नहीं है, या अपना मैसेज नहीं देना। सेवा करनी है, जो मैं 25 साल से 30 साल से कर रहा हूँ, वही सेवा विधायक में भी कर सकता हूँ, और मंत्री पद मिलेगा तो उससे और अच्छी करूँगा। लेकिन सेवा भाव से है, लेकिन जो निर्णय फिर भी हमारी प्रदेश और केंद्र सरकार लेगी, वो उसका पालन किया। और मैं इस इतनी बड़ी जीत का श्रेय आप किसे देना चाहेंगे? मैं सबसे पहले तो इस जीत का श्रेय योगी जी और मोदी जी को देना चाहूँगा, और वो इसलिए देना चाहूँगा कि अगर वो मुझे टिकट नहीं देते तो फिर मेरी जीत होने का मतलब ही नहीं था। मैं चुनाव नहीं लड़ता और घर बैठता और अपनी भाजपा को जो भी कैंडिडेट होता उसे लड़ाता। दूसरा श्रेय मैं अपने क्षेत्र की सभी धर्मों के और वर्गों के हिंदू और मुस्लिम भाइयों को देना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे आज इस भारत में एक चर्चा में ला दिया। मैं अदना सा सिपाही हूँ और इतना बड़ा भारत और प्रदेश में मेरी चर्चा हो रही है, तो मैं उनको धन्यवाद दूँगा। विधायक जी, आप जान रहे हैं, मान भी रहे हैं इस बात को कि मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में आपने इतनी बड़ी जीत दर्ज की है, लेकिन आपके लोकसभा क्षेत्र, जो आपका लोकसभा संभल है, वो तो जल रहा है, वहाँ मुस्लिम ही परेशान जल नहीं रहा है, मुस्लिम ही परेशान है। आपको जानकारी नहीं है, मुस्लिम परेशान अब नहीं है, वो लोकल स्तर पे आपको जानकारी नहीं। तो मुस्लिम को किसने परेशान किया? सपा के नेताओं ने, मुस्लिम लीडरों ने किया है। और मैं आपको बता दूं, तो वो तो बता रहे हैं कि पुलिस की गोलियां लगी हुई थी, पुलिस ने गोलियां ऐसा नहीं है, लगाई थी। आप देखिए ना, पथराव कहाँ हो रहा है वो जगह देखिए, वहाँ जाइए एक बार, और सर्वे कहाँ हो रहा है वो दूरी देखिए। सर्वे के आप पक्ष में हैं? सर्वे के आप पक्ष में है? इस तरह के तो सर्वे कोर्ट का होने चाहिए निर्णय है,
मेरे पक्ष में होने से और विपक्ष में होने से कुछ नहीं हो रहा है, ये कोर्ट का निर्णय है। ठीक है, तो कोर्ट के निर्णय में मैं दखलंदाजी अगर करूं भी तो मेरी कुछ चल जाएगी, लेकिन सर्वे कहाँ हो रहा है, पथराव कहाँ चल रहा है और लोग कहाँ मर रहे हैं और पुलिस कहाँ खड़ी है, इन सबको जब बारीकी से देखोगे तब समझ में आएगा कि क्या हो रहा है। इसमें मैं बता दूं आपको, जिन्होंने वो दावा किया और कोर्ट से जो आदेश प्राप्त किया है वो मेरी विधानसभा कुनरकी के ग्राम कडिलारी के रहने वाले। अच्छा, हाँ। जिन्होंने ये दावा किया है कि वहाँ पर जो है वो हिंदू मंदिर था। तो इसको आपको क्या लगता है कि ये सपा के कौन से लोग इसको करा रहे हैं? अब मैं बता रहा हूँ आपको, जो हमारे यहाँ प्रत्याशी थे सपा के 3 बार विधायक रहे, उनका संबंध दावा करने वाले के सगे बड़े भाई से है, जो इस समय करीब 22 मुकदमों के अंदर जेल में बंद है। ये बड़ा खुलासा कर रहे हैं आप हमारे हाँ, बड़ा ही कर रहा हूँ मैं, अपने होशो आवास में कर रहा हूँ और मैं आपको प्रूफ दे सकता हूँ उस बात का। तो ये हंगामा, ये इस तरह का कोई भी धार्मिक उन्माद या धार्मिक किताब को कहीं भी उलट पलट करके ये कुनरकी में करना चाहते थे। मैंने तुरंत जो है अपने 5-7 हज़ार लोगों की, हर गांव के 5-5 लोगों की एक बैठक बुलाई मुस्लिमों की। मैंने कहा भाई मुझे ये पता था ये 7 नवंबर को होता है। मैंने तुरंत वो लगा के और मैंने उन्हें सजग कर दिया कि आप गांव में जगो, जैसे योगी जी से के शासन से पहले पुलिस गांव में जगराता कराती थी गांव के लोगों से। तो मैंने योगी जी के आने के बाद तो जगराता की जरूरत ही नहीं पड़ी, सब क्राइम बंद हो गए, लेकिन मैंने उन्हें जगराता करा दिया। मैंने कि आप जगो और धार्मिक स्थलों की आप चौकीदारी करो और अपने गांव में किसी भी अपरिचित व्यक्ति को या किसी भी शैतान टाइप के आदमी को घुसने मत देना, अज्ञानी को। तो वहाँ तो वो कर नहीं पाए। 40 किलोमीटर संभल की जो लोकसभा भी संभल है हमारी और 40 किलोमीटर मेरी विधानसभा का जो सीमा है वो संभल जिले से लगती है। तो आप मानते हैं कि मतलब ये सब राजनीतिक स्टंट होते हैं, कोई जनता नहीं करती? तो जब वो कुनरकी में नहीं हो पाया तो उन्होंने संभल कर दिया और ये जो है प्रकरण 18-19 तारीख को होना था, लेकिन जब ईश्वर की कृपा है तो वो उसके वोट पड़ने के बाद हुआ। और फिर क्या हुआ है यहाँ पर आपको जानकारी नहीं है, वहाँ 2 ग्रुप हैं, 2 चेहरे, उनकी 3 पीढ़ियों से दुश्मनी चली आ रही। एक नवाब इकबाल महमूद साहब जो मंत्री भी रहे और कई बार विधायक रहे, उनके अब्बा जान भी विधायक रहे परमानेंट। और एक जो हमारे सांसद जी हैं जियाउर रहमान वर्क साहब, इनके फादर 5 बार एमएलए विधायक वो एमपी रहे और 4 बार एमएलए रहे और मंत्री रहे, डॉक्टर शफीकुर रहमान वर्क साहब। ये एक दल में हैं लेकिन एक दूसरे को देखना नहीं चाहते बिल्कुल भी। किसी भी सीमा में मरना पसंद है, मिटना पसंद है, मिटाना पसंद है, लेकिन एक दूसरे को सांसद और विधायक बनना देखना नहीं चाहते। इन्होंने आपस में जो है एक दूसरे को नीचे दिखाने के लिए, एक दूसरे को फंसवाने के लिए इन्होंने आपस में ही अपने समर्थकों को मार दिया और मरवा दिया, गोली चला दी। और इनकी जाति अलग अलग है, तो वहाँ जातीय भी संघर्ष है और पॉलिटिक्स का भी संघर्ष है। और ये खेल इन्होंने, उसकी नींव रिजवान ने डाली और उसकी इमारत जो है इन्होंने खड़ी कर दी इस तरह के कामों से। तो अभी मैं तो आपके मिलूंगा, पास जब प्रूफ है इसका, हाँ, तो उसको खत्म क्यों नहीं करा देते? मैं मिलूंगा ना डीजीपी साहब से मिलूंगा, अपने मुख्यमंत्री जी से भी मैं 5 तारीख के बाद टाइम ले रहा हूँ। और अगर वो सीडीआर निकलवाएंगे रिजवान की और जो कुनरकी के रहने वाले हैं उनकी, तो सबकी सीडीआर आपस में मैच कर जाएगी और उनकी दोनों परिवारों की सीडीआर निकलवाएंगे तो ये तय हो जाएगा कि ये काम किसने किया। और ये फीडबैक आ भी दिया, आ गया है पुलिस का, एसटीएफ का और पुलिस का। अब चूंकि न्यायिक आयोग का गठन हो गया है तो इसलिए मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा। जब न्यायिक आयोग का जब न्याय होगा तो सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो कुनरकी का मतलब बहुत लंबे समय से आप उनके लिए काम कर रहे हैं, खूब काम कर भी चुके हैं, तो ये चुनौती नहीं रहेगी कि अब क्या बाकी है, क्या करना चाहिए उनके लिए? उनके लिए चुनौतियाँ हैं। अभी हमारे आदरणीय योगी जी से मैं जब 4 महीने पहले मिला तो मैंने उनसे निवेदन किया कि साहब चुनाव से पहले ये काम कर दीजिए। उस समय कोई प्रत्याशी पे चर्चा नहीं हो रही थी, लेकिन चूंकि मैं पार्टी का सिपाही हूँ तो मैंने कहा कि साहब बहुत पिछड़ा इलाका है, 30 साल से उन लोगों ने काम ही नहीं किया। तो योगी जी ने उस बात को माना और मानने के बाद में हमारे जो है JPS राठौर मंत्री जी हैं प्रभारी बनाया और हमने सबने मिलकर 200 करोड़ के कामों को
2 सितंबर को योगी जी ने उनका परियोजनाओं का शिलान्यास किया और उन पर काम शुरू हो गया। प्रत्याशी घोषित नहीं हुआ, अधिसूचना नहीं लगी और उससे पहले ही काम शुरू हो गया, काम होने लगा। और 50 करोड़ के काम उनके सहयोगी मंत्रियों ने, मंडी समिति है, समाज कल्याण विभाग है, इससे काम शुरू हो गए। तो 250 करोड़ के काम शुरू हो गए। तो लोगों को लगा कि जब 250 करोड़ के काम सरकार ने दे दिए तो 2500 करोड़ के भी काम हम जिता देंगे तो सरकार देगी। तो विकास भी एक मॉडल है वहाँ। मैंने 30 साल बनाम 30 महीने चुनाव लड़ा। तो आपने कोई रोड मैप तैयार किया है डेवलपमेंट का? मैप किया है तैयार, और वो ऐसा मैप है। और मैं अभी आदरणीय योगी जी से मिला था तो मैंने विशेष पैकेज की विकास के लिए बात की थी। तो कुछ आश्वासन मिला है उनकी तरफ से कि पूरा आश्वासन मिला। उन्होंने कहा मुझे पूरी कार्य योजना बना के दीजिए। तो वहाँ पे अभी योगी जी ने विश्वविद्यालय दे ही दिया मुरादाबाद में, जो पिछले 70-80 सालों में नहीं हुआ। वो काम इतना बड़ा विश्वविद्यालय का हो गया। तो एक डिग्री कॉलेज, राजकीय डिग्री कॉलेज की वहाँ ज़रूरत है, पिछड़ा क्षेत्र है, एजुकेशन कम है। उसके अलावा वहाँ कुंदरकी और मूडा पांडे 2 ब्लॉक हैं, तो उनके बीच में लगाओगे तो 50 किलोमीटर की दूरी है। तो वहाँ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, PSC। तो मैं एक उसके बीच में जो है स्वास्थ्य केंद्र बनवाना चाहता हूँ। एक ये है, एक वहाँ स्टेट हाईवे की ज़रूरत है, तो वो स्टेट हाईवे भी बनने की आवश्यकता है। दूसरा, वहाँ 3 बिजली घरों की आवश्यकता है। बिजली जो है जब अंतिम गांव में जाती है, बिजली घर इधर है और अंतिम गांव इधर है, तो जब वो पहुंचती है तो वहाँ डिम हो जाती है। तो हम जब और बिजली घर बढ़वा देंगे 3 पूरी विधानसभा में, तो फिर बढ़िया बिजली मिलने लगेगी सबको। इसकी भी आवश्यकता है। हमारे जो है अस्पताल हो गया, बिजली हो गई, स्कूल हो गया, स्टेट हाईवे हो गया, बाकी सब सड़कों को तो हम बिल्कुल गड्ढा मुक्त कर ही देंगे। एक भी सड़क गड्ढा युक्त वहाँ नहीं रहेगी। इसके अलावा मैं स्मार्ट विलेज की कल्पना कर रहा हूँ। जैसे आदरणीय मोदी जी ने स्मार्ट सिटी बनाए हैं पूरे देश में, और उसमें प्रदेश सरकारों का भी योगदान रहा है, योगी जी का भी है। तो स्मार्ट सिटी में हज़ारों करोड़ रुपए गया है। तो मैं तो ज़्यादा कल्पना नहीं कर रहा, मैं स्मार्ट विलेज बनवाना चाहता हूँ। ये मॉडल प्रस्तुत हो और वो काम हम 1-1.25 करोड़ अगर हर ग्राम पंचायत में चला जाएगा तो स्मार्ट विलेज हम बनवा देंगे। ना कमीशन खाएंगे, ना किसी को खाने देंगे, और पूरा पैसा 100% गाँव में लगवा देंगे। ये हमारी ड्यूटी है। ये हमारे साथ आप, बहुत अच्छा लगा आप हमारे स्टूडियो में आए, और हमारी क्रिएटिव टीम की तरफ से आपको पुनः बधाई, और आपने इतनी बड़ी जीत हासिल की, और आपके सफलतम कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।